नमस्कार, हाजिर हूँ एक बार फिर एन ओपिनियन में आज के एपिसोड के साथ। न्यूज़ एंड ओपिनियन में आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की 2 प्रमुख खबरों के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो हाथरस में रेप कांड हुआ था, उसके बाद उसके पीड़ित परिवारों को जिस तरीके से सुरक्षा के नाम पर बंधक बना लिया गया है, उसको लेकर वो आज इलाहाबाद हाई गए और इसके बाद से जब ये सवाल उठा पीड़ित परिवार को सुरक्षा के नाम पर बंधक बना लिया गया, क्योंकि सरकार का तर्क ये है कि लोग उसको गुमराह कर रहे हैं और लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। जबकि परिवार के लोग आज अदालत में पहुंचे, उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल बंधक बना लिया गया है सुरक्षा के नाम पर और इससे उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल की इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो ये एक अजीब परिस्थिति आज सामने आई, क्योंकि सरकार का इस बारे में नज़रिया ये था कि वो परिवार को हम अपने हिसाब से इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग इसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जातीय दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि परिवार आज कोर्ट में पहुँच गया है और इस पूरे मामले में वो खंडपीठ में भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक सुनवाई चल रही है। तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और सरकार से कहा कि इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या उनको बाहर जाने का अधिकार नहीं है, उनकी आज़ादी नहीं है? इसको लेकर हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है और ये इंटरेस्टिंग है कि सरकार कहती रही है कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया गया है, लेकिन अगर उस सुरक्षा से पीड़ित परिवार के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, खुद को बंधक महसूस कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, अपना दर्द बाँट नहीं पा रहे हैं, या फिर जो ये ऐसी भी खबर आ रही है कि जो पंचायतें हो रही हैं उस गाँव में, जिन लोगों ने उनके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, अपराधियों से परिवारों के लोग पंचायत कर रहे हैं, उससे भी उनके अंदर घबराहट है और ऐसी भी जानकारी आ रही है कि वो गाँव छोड़ना चाहते हैं। इतना ये है कि हाई कोर्ट इस बारे में जब चूँकि अभी फैसला है, हाई कोर्ट ने सारी जानकारी ले ली है, सारे तथ्य समझ लिए हैं और उसके बाद इस बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन इस बारे में फैसला जब आएगा तो निश्चित रूप से सरकार के लिए एक दूसरी स्थिति पैदा होगी जो इस वक़्त समझ में आ रही है। तो ये स्थिति है हाथरस की। और अब हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में जो चुनाव इस वक़्त चल रहे हैं, उसको लेकर सबसे इंटरेस्टिंग जो खबर है आज ये कि जो रॉबिन हुड जो वहाँ के कहे जाते गुप्तेश्वर पांडे, जिनको जो डीजीपी रहे वहाँ पे और चुनाव से जस्ट पहले अभी हाल में उन्होंने वीआरएस लिया और ये चर्चा तेज हुई कि वो चलेंगे। उन्होंने खुद आकर मीडिया के सामने जब वो आए, तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ और 14-14 जगहों से मुझे टिकट का ऑफ़र है। लेकिन जब पार्टी ने जिसको उन्होंने ज्वाइन किया, जेडीयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को ज्वाइन किया, उस पार्टी ने भी जब टिकट नहीं दिया, तो एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई। और तो रॉबिन हुड इसलिए मैं बता दूँ कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट से जस्ट पहले एक वीडियो एल्बम बनवाया था। दीपक ठाकुर जो बिग बॉस में कंटेस्टेंट रहा है, वो रनर रहा है बिग बॉस का, उसने इनके लिए, गुप्तेश्वर पांडे के लिए, एक बिहार के रॉबिन हुड करके एक वीडियो एल्बम बनाया था। उस एल्बम में बाकायदा वो वर्दी में नज़र आते हैं, उसमें उनके साथ शूट किया गया है, पूरी वर्दी में है, चकाचक वर्दी में है। दीपक ठाकुर ने गाना गाया है, दीपक उनके लिए गाना लिखा है, उनको बिहार का रॉबिन हुड बताया है और माना ये जा रहा था कि इस एल्बम का इस्तेमाल चुनावों के दौरान किया जाएगा। लेकिन अब उनको जेडीयू ने टिकट भी नहीं दिया, तो अब जब वो सफाई के लिए आए तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं जिहाद खड़ा हूँ, मैं नीतीश कुमार से जो आदेश होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। सदस्य की हैसियत से अभी भी जदयू में बना हुआ हूँ, उनके पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। मेरे वीआरएस लेने और पार्टी की सदस्यता को लेने से उसको सीधे चुनाव से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। चुनाव लड़ने की संभावना थी, मैं हमेशा कहता रहा चुनाव में लड़ सकता था, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं एनडीए के साथ हूं, एनडीए के साथ रहूंगा और जहां भी पार्टी एनडीए मतलब नीतीश जी का जहां भी आदेश होगा और भाजपा का, मैं दोनों दलों के लिए
जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ अपने प्रभाव का, अपने गुडविल का इस्तेमाल करूँगा। प्रचार में जाने की ज़रूरत होगी तो प्रचार भी करूँगा। अब तो मैं स्वतंत्र हूँ और एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पॉलिटिकल आदमी हूँ। तो पॉलिटिक्स में सबकी भूमिका निर्धारित होती है। अब पार्टी मेरी जिम्मेदारी तय करेगी और जो जिम्मेदारी तय करेगी उसको निष्ठापूर्वक मैं उसको निभाऊंगा। जहाँ तक मेरे बारे में आपकी जिज्ञासा होगी तो मेरे बारे में एनडीए के लोग सोचेंगे कि क्या करना है। दूसरी बात इंटरेस्टिंग है बिहार को लेकर कि बिहार में इस वक्त जैसे चुनावी रंग चढ़ने लगा है तो एक नई नई चीजें सामने आ रही हैं। आज रघुवंश प्रसाद के बेटा सत्य प्रकाश ने आज जेडीयू ज्वाइन कर लिया। रघुवंश प्रसाद अपने आखिरी समय आरजेडी में रहे। हालांकि वहां अस्पताल से उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था लालू को। पहले उपाध्यक्ष से उन्होंने इस्तीफा सौंपा था 1-2 महीने पहले, जब उनकी आपत्ति चल रही थी। उनको उनके इलाके से लगातार कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव की रामा सिंह को टिकट दिया जाए, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के रहे हैं। रामा यादव सांसद भी रहे और उनको टिकट देने के लिए जब पहल शुरू की तेजस्वी ने, तो उस पर नाराजगी के बाद उन्होंने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद जब उनको बीमारी हो गई, उनको कोरोना हो गया और दिल्ली में जब इलाज चल रहा था, तो वहां से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी लालू यादव को और उन्होंने कहा था, इतने सालों तक कर्पूरी जी के साथ से मैं लगातार आपके साथ खड़ा रहा और अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। उनकी एक बड़ी भावुक चिट्ठी आई थी और उसके बाद लालू यादव की आई थी कि नहीं, आप अभी आप ठीक स्वस्थ हो जाएंगे, उसके बाद आइए बात करते हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे, इस तरह की बातें कही गई थी। लेकिन आखिरकार उनकी डेथ हो गई और उनके बेटे सत्य प्रकाश ने उनकी पार्टी जो है जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। तो इसको लेकर एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है कि भाजपा जो 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 पूरी जिंदगी आरजेडी और समाजवादी राजनीति करते रहे, उनके अब सुपुत्र अब चूंकि जेडीयू में हैं। और वैसे भी जब रघुवंश बाबू की चिट्ठी आई थी सामने, तब प्रधानमंत्री तक ने उस चिट्ठी के बारे में एक चर्चा की थी कि वो खुश नहीं थे अपनी पार्टी में और उन्होंने कुछ इच्छाएं जताई हैं बिहार के विकास को लेकर। और उन्होंने कहा था कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से करूंगा। और नीतीश कुमार ने भी इस पर वादा किया था कि वो उनके जो उनकी जो आखिरी इच्छा थी, उनकी जो डिमांड है, उस पर हम काम करेंगे। तो अब ये सामने आया है और अब स्थिति ये है कि बिहार में जैसे जैसे चुनावी खेल आगे बढ़ता जा रहा है, एक और दिलचस्प ये है कि सिर्फ एनडीए अलायंस नहीं, महागठबंधन नहीं, बल्कि कई गठबंधन सामने आ रहे हैं। एक गठबंधन जो ऑलरेडी पप्पू यादव के नेतृत्व में चल रहा था, टीपीपी, प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन, वो सामने है। उसमें छोटे छोटे दल हैं। उसके अलावा एक और नया गठबंधन सामने आया है, उपेंद्र कुशवाहा, जिनको कहीं से भी कोई शरण नहीं मिली। वो उम्मीद की जा रही थी कि वो महागठबंधन के साथ होंगे, लेकिन शायद सीटों का तालमेल वहां नहीं ठीक हो पाया। वहां पे इंसाफ पार्टी का भी नहीं बन पाया, तो इंसाफ पार्टी ने बाद में एनडीए ज्वाइन कर लिया। और उपेंद्र कुशवाहा जब उधर इजार हुए महागठबंधन से, तो उन्होंने अपना गठबंधन बना लिया है और उसमें ओवैसी की पार्टी भी उसमें शामिल है, बसपा भी शामिल है। तो एक तरीके से जाए तो बिहार में ये जो चुनाव का परिदृश्य दिखाई दे रहा है, एक गठबंधनों का महाजाल बन गया है और जनता के लिए एक कंफ्यूजन की बड़ी स्थिति बन गई है। और ये सब जो गठबंधन बने हैं, सबका अपने अपने क्षेत्रों में थोड़ा बहुत प्रभाव है। इस नाते ये सब अगर चुनाव को अपने पक्ष में करने की स्थिति में है, तो लेकिन चुनावों को प्रभावित करने की स्थिति में सभी हैं। इसमें से सभी छोटे दल कहीं ना कहीं उनका आधार है थोड़ा बहुत, और उस आधार के बदौलत किसी का खेल बनाने और किसी का खेल बिगाड़ने का काम करेंगे। तो ये एक भूमिका बन रही है इस तरह के छोटे दलों की बिहार में इस वक्त जो चुनाव होने हैं। और ये कोरोना काल में चुनाव है और इस तरह की राजनीति पहली बार बिहार के चुनाव में दिखाई दे रही है। तो ये दिलचस्प पहलू है। मुझे लगे बिहार का ये चुनाव का जो दिलचस्प घटनाक्रम है, और ये अपने आप में एक अजूबा है कि महागठबंधनों के साथ कई महागठबंधन इस चुनाव मैदान में हैं और सब अपने दावे कर रहे हैं। और ये दोनों जो महागठबंधन हैं, पप्पू यादव के और उपेंद्र
उपेंद्र कुशवाहा की से जुड़े हुए गठबंधन, ये सब 30 साल के शासन पर हमला कर रहे हैं, यानी कि लालू और नीतीश दोनों के खिलाफ में हमले कर रहे हैं कि 30 साल के शासन में देश को कुछ नहीं मिला है और अब हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे, बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और जनता इस तरह की सच्चाई को समझती है। बावजूद इसके उनका चूंकि जातीय आधार है, जरूर ये अपने इलाकों में, जैसा मैंने कहा कि ये कुछ वोटों को प्रभावित करने की स्थिति में है और इस वक्त बिहार में एक और जो विश्लेषण निकल के आ रहा है और जो वहाँ की जमीनी हकीकत को समझते हैं, वो लोग बता रहे हैं सिचुएशन बन गया है, इसमें जो बहुकोणीय फाइट बन गया है, इसमें नतीजे प्रभावित हो सकते हैं और चुनावों के 1-2 महीने पहले जो स्थिति मानी जा रही, एनडीए की स्थिति बहुत मजबूत है और एनडीए एक तरफा चुनाव एक तरीके से नीतीश के चेहरे पर हो जाएगा और सब कुछ के पक्ष में जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं मालूम पड़ रही है क्योंकि एनडीए, महागठबंधन और ये 2 छोटे-छोटे गठबंधन, उसके अलावा एलजेपी है, वो भी अपने आप में एक तरीके से वोट कटवा पार्टी के तौर पे, हालांकि उनका कुछ जनाधार भी है, 5-6% वोट माना जाता है उनका और इनमें जब कई सीटों पर लड़े थे वो लोग, जब 2005 के पहले चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, 2005 में मार्च में जो चुनाव हुए थे 30 सीटें आई थी रामविलास पासवान की को, तब उसका लीडर रामविलास पासवान हुआ करते थे। आज उनके बेटे चिराग पासवान हैं और ये इंटरेस्टिंग है कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने जो टिकट अभी तय किए हैं, उसमें सभी वर्गों को उसमें शामिल करने की कोशिश की है। कुछ मैं देख रहा था टिकट बंटवारे में, तो महिलाओं को भी अच्छा खासा उसने 8 महिलाओं को टिकट दिया है। उसके अलावा अलग-अलग जातियों के लोगों को टिकट मिला है, तो निश्चित रूप से वो चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में है। कुल मिलाकर ऐसा एक सिचुएशन बन रहा है बिहार में, जिसमें रिजल्ट एक अनुमान से अलग हो सकता है और कहें कि एक बार जो कुछ लोगों का अनुमान है, कुछ राजनीतिक पंडित ऐसा बता रहे हैं कि एक त्रिशंकु सरकार की स्थिति भी बन सकती है बिहार में और तब इधर से उधर जो है जो तोल-मोल जो है, जो आमतौर पे होता है इस तरह की जब जनादेश होता है, खंडित जनादेश जब आता है, तो जब ये तोल-मोल शुरू होता है तो कहाँ बैठेगा ये उसका पता नहीं होता है। पिछली बार भी 2005 में जब रामविलास पासवान की पार्टी को 29 सीटें आई थी, उस वक़्त भी ये स्थिति बनी थी, लेकिन वो सत्ता की वो घुमाते रह गए और किसी के साथ नहीं बैठे और आखिरकार सरकार नहीं बनी और राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लग गया और उसके बाद फिर दूसरी बार उसी साल नवंबर में चुनाव के बाद से ही ये सिलसिला चला आ रहा है कि नवंबर में चुनाव होते हैं, नवंबर में नई सरकार बनती है, यानी अक्टूबर-नवंबर के बीच में चुनाव होते हैं, जो इस बार भी हो रहे हैं। स्थिति है बिहार की और ये अलग तरह की राजनीतिक परिदृश्य है, अलग तरह का चुनावी समीकरण है इस वक्त बिहार में। ये पूरा खेल है इस वक्त। जो बिहार के रॉबिन हुड माफिया के अलावा जो बिहार से स्टोरी है, वो इतनी दिलचस्प है कि वहाँ का नज़ारा, वहाँ का समीकरण एक गुत्थम-गुत्थी जैसा हो गया है और इसमें इतनी उलझन है कि अब जनता कैसे फैसला करती है, क्या फैसला करती है और जनता फैसले की जो है जनता के लिए ये इम्तिहान निश्चित रूप से कड़ा हो रहा है, सिर्फ पार्टियों के लिए नहीं। मैं ये बात को बार-बार इस बात को दोहराता हूँ कि ये जो अलग-अलग तरह की सिचुएशन राजनीतिक स्थिति बन जाती है जब, तब चुनावों में जनता के सामने भी एक कन्फ्यूज़न सिचुएशन होती है। तो ये अब देखना ये है कि इस कन्फ्यूज़न से निकलकर जनता किस तरह का जनादेश देती है, किस तरह की सरकार बनती है, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। मैं हर शाम कोशिश करूँगा कि आपसे 8 बजे मुलाकात हो और कुछ नई खबरों के साथ, उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों के साथ आपको कुछ नए एंगल से कुछ नई चीज़ शेयर करूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और इसको शेयर भी करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।